Our next topic is shock therapy in post communist regime। ये अपनी इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन शायद आ सकता है। तो शॉक थेरेपी, पहले हेडिंग को समझते हैं कि हेडिंग क्या कहना चाहती है। यानी शॉक थेरेपी इन पोस्ट, पोस्ट होता है बाद वाली, यानी जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था उसके बाद में जो कंट्रीज बची थी, यानी रिजीम जो कंट्रीज बची थी जिनमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो होती थी, उसमें जो शॉक थेरेपी थी वो कैसे हुई। ठीक है, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम, रिजीम का मतलब होता है कंट्रीज, यानी शॉक थेरेपी जो बाद में जो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया उसके बाद में जो कंट्रीज बची थी उनमें शॉक थेरेपी कैसे हुई। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि शॉक थेरेपी थी क्या। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वॉज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज। जैसे ही कम्युनिज्म का कोलैप्स, जैसे ही कम्युनिज्म खत्म हो जाता है, यानी यूएसएसआर का जब डिसइंटीग्रेशन होता है, जो तो जो कम्युनिज्म है वो कोलैप्स हो जाता है, तो जो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है वो खत्म हो जाती है। वॉज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज। तो जितनी कंट्रीज अब बच गई थी उनको एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना था। ठीक है, एक बाय पेनफुल प्रोसेस, उन्हें एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना था ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। और पेनफुल प्रोसेस क्या था? ट्रांजिट करना, बदलाव करना, फ्रॉम एन अथॉरिटेटिव सोशलिस्ट सिस्टम, एक जो सोशलिस्ट सिस्टम था जो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव था, उससे उन्हें एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ट्रांजिट करना, ट्रांजिशन करना था, अपने आप को बदलना था। यानी उन्हें एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी अपनानी थी, अडॉप्ट करनी थी, और इस प्रोसेस को ही शॉक थेरेपी कहते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस शॉक थेरेपी। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रसिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय आईएमएफ इज नोन एज शॉक थेरेपी। और जो मॉडल था ट्रांजिशन का रसिया में, सेंट्रल एशिया में और ईस्ट यूरोप में, जो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया था? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी आईएमएफ था ना, इन कंट्रीज को एडवाइस देता था और लोन देता था और इनको इन्फ्लुएंस करता था कि आप कम्युनिज्म में अपने आप को ट्रांजिट कर लीजिए, और इसको ही शॉक थेरेपी कहा जाता है। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो एवरी कंट्री वाज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू ए पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। उनको एक पेनफुल प्रोसेस से गुजरना था। कौन सा पेनफुल प्रोसेस? ऑफ ट्रांजिशन, एक ट्रांजिट करना था उन्हें, अपने आप को बदलना था एक अथॉरिटेटिव सोशलिस्ट सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। और ये किसके द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया, किसके द्वारा, मतलब कि जिसमें जो आईएमएफ था इसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस किया कि आप कैपिटलिज्म में ट्रांजिट कर लीजिए अपने आप को, और इस पूरे प्रोसेस को शॉक थेरेपी कहा जाता है। अब कुछ एक फीचर्स दे रखे हैं शॉक थेरेपी की, कि शॉक थेरेपी का मतलब था क्या, कैपिटलिज्म अडॉप्ट करने का मतलब रियलिटी में था क्या। शॉक थेरेपी वेरिड इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमंग्स द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, बट इट्स डायरेक्शंस एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर। जो शॉक थेरेपी थी वेरी करती थी, यानी अलग अलग थी इंटेंसिटी में और स्पीड में, अमंग्स द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी किसी कंट्री में ज़्यादा इंटेंसिटी और स्पीड से ये फॉलो हो रही है और किसी कंट्री में कम स्पीड या फिर इंटेंसिटी से फॉलो हो रही है। यानी जो स्पीड और इंटेंसिटी थी वो कंट्री बाई कंट्री वेरी करती थी, अलग अलग होती थी। ठीक है, बट इट्स डायरेक्शंस एंड फीचर्स वर क्वाइट सिमिलर, लेकिन जो इसके फीचर्स थे और डायरेक्शंस थी वो सिमिलर थे। ठीक है, और वो फीचर्स क्या क्या थे? ईच ऑफ दीज कंट्रीज वर रिक्वायर्ड टू मेक ए टोटल शिफ्ट टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी हर एक कंट्री को एक टोटल शिफ्ट करना था अपने आप को एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, लेकिन जो स्पीड थी वो अलग अलग चल रही थी कंट्रीज में, कोई कंट्री जल्दी जल्दी अपने आप को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर लेती है, लेकिन कोई कंट्री काफ़ी ज़्यादा स्लोली स्लोली करती है। विच मीन रूटिंग आउट एंड स्ट्रक्चर इवोल्व ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड। और इसका मतलब क्या था? कैपिटलिस्ट एक आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करना, मतलब कि यूएसएसआर जब एग्जिस्ट करता था उसके टाइम पे जो भी स्ट्रक्चर इवोल्व हुआ था उसको रूटिंग आउट करना था, जड़ से ख़त्म करना था, कोई भी स्ट्रक्चर हो। ठीक है, इट मीन्ड दैट प्राइवेट ओनरशिप वॉज टू बी डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या था कि जो प्राइवेट ओनरशिप है वो एक डोमिनेंट पैटर्न बन जाएगी ओनरशिप का। यानी पहले स्टेट ओनरशिप होती थी, यानी गवर्नमेंट के हाथों में सारे प्रोडक्टिव असेट्स होती थी,
जैसे फार्म्स हो गए या फिर इंडस्ट्रीज हो गई। लेकिन अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास में राइट्स थे कि वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी रख सकते हैं, खुद के फार्म्स रख सकते हैं और खुद की इंडस्ट्रीज चला सकते हैं। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ असेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वॉज टू बी इमीडिएटली ब्रोट इन। जो असेट्स था उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ असेट्स यानी लोगों के पास में जो अपने असेट्स थे, उनके पास मतलब अब लोगों के पास राइट्स थे, इंडिविजुअल के पास राइट्स थे कि वो अपने असेट्स रख सकते हैं। प्राइवेटाइज हो गए थे वो। एंड कॉरपोरेट ओनरशिप पैटर्न टू बी इमीडिएटली ब्रोट इन, और जो कॉरपोरेट ओनरशिप का जो पैटर्न था वो भी इमीडिएटली ब्रोट इन, जल्दी जल्दी आ गया था। कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग, और जो पहले जो कलेक्टिव फार्मिंग होती थी वो रिप्लेस कर दी गई थी प्राइवेट फार्मिंग के द्वारा। कलेक्टिव फार्म्स में मेनली क्या होता था, मतलब एक फार्मर्स का ग्रुप होता था, वो कलेक्टिवली उसको बोते थे, बीज लाते थे और कलेक्टिवली गवर्नमेंट को सेल कर देते थे, और गवर्नमेंट उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी जनता में। लेकिन अब प्राइवेट फार्मिंग फॉलो होने लगी थी। हर एक इंडिविजुअल अपने खुद के खेतों में काम करता था और उनसे अपनी कमाता था। कुछ एक और फीचर्स देख लेते हैं शॉक थेरेपी के। शॉक थेरेपी Shock therapy also involved drastic change in the external orientation of these countries. शोक थेरेपी की वजह से जो ये कंट्रीज थी यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गए थे एक्सटर्नल ओरिएंटेशन में भी, यानी जो इनके एक्सटर्नल रिलेशंस थे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ था। ठीक है। और वो चेंज क्या था वो पढ़ेंगे अब। डेवलपमेंट वॉज नो एनविशियड थ्रू मोर ट्रेड एंड कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल। ये जरूरी कर दिया गया कि अब हर कंट्री को फ्री ट्रेड में स्विच करना होगा, यानी अब कोई भी कंट्री होगी फ्री में ट्रेड करेगी, उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जाएंगे। अगर कोई कंट्री ट्रेड करना चाहती है, अगर यूएसए ट्रेड करना चाहते हैं इन कंट्रीज़ के साथ, तो उन्हें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाने होंगे, रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे, और कंप्लीट स्विच होना चाहिए फ्री ट्रेड के अंदर। ठीक है। द फ्री ट्रेड रिजीम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर मेन इंजन्स ऑफ चेंज। जो फ्री ट्रेड रिजीम्स थी यानी फ्री ट्रेड करने वाली कंट्रीज थी, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये मेन इंजन्स बन गए थे चेंज का। ठीक है। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डीरेगुलेशन एंड कन्वर्टिबिलिटी, यानी काफ़ी ज़्यादा ओपननेस हो गई थी, फ्रीडम हो गई थी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक कॉमन चीज़ हो गई थी कि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई भी बाहर वाला अपनी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। एंड फाइनेंशियल ओपनिंग अप और डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रल सेंटर से लेके इंडिविजुअल्स में पावर को शिफ्ट कर देना, यानी गवर्नमेंट से कोई भी पावर लेके इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी के लोगों को दे देना, उसको कहते हैं डीरेगुलेशन। और जो कन्वर्टिबिलिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा ओपननेस हो गई थी। ठीक है। द ट्रांजिशन ऑल्सो इन्वॉल्व ब्रेकअप ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस अमंग कंट्रीज ऑफ सोवियत ब्लॉक। और जो पहले जो सोवियत कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड करती थी, जो 15 कंट्रीज थे अपने आपस में ट्रेड करती थी, और जो अलायंस बना रखा था उन्होंने उसका ब्रेक डाउन हो गया। कैसे हो गया, ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक लिंक्ड टू वेस्ट नाउ, क्योंकि अब जो जितने भी स्टेट्स थे, जितनी कंट्रीज थी इस ब्लॉक में से, ब्लॉक है नहीं यूएसएसआर में से, अब वो वेस्ट से लिंक हो गई थी। ठीक है। दीज स्टेट्स वर ग्रेजुअली एब्जॉर्ब इनटू वेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। ये धीरे धीरे वेस्ट के इकोनॉमिक सिस्टम में जो है अब्जॉर्ब होती जा रही थी, जो वेस्ट का इकोनॉमिक सिस्टम है उसको अडॉप्ट करते जा रही थी। वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट बिकेम लीडर एंड गाइडेड एंड कंट्रोल्ड द डेवलपमेंट ऑफ दीज रीजन्स थ्रू एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट था यानी जो यूएसए था वो लीडर बन गया था और इन कंट्रीज को गाइड या फिर कंट्रोल करता था इनके डेवलपमेंट में। और इनको गाइड या फिर कंट्रोल कैसे करता था, थ्रू एजेंसीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके।